Fine tutorials. Today we are going to start with a new topic, that is pond management. Basically ये जो management pond management का topic है, ये पूरी तरीके से management of rearing ponds and stocking ponds जो पूरा नाम होता है उसका इस तरह से होता है. तो जो pond management है basically उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर intro देखते हैं. जो pond management का meaning होता है वो ये होता है कि जब भी हम किसी pond को इसलिए manage करें जिससे कि वहाँ पर जो culturing है fish की वो proper way में हो पाए. तो अगर हमें culturing करनी है fish की, प्रोडक्शन करना है फिश का एक हाई लेवल के ऊपर, तो वो जो मैनेजमेंट होता है पॉन्ड का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि सिंपली हमने एक बार पॉन्ड बनाया, उस पॉन्ड में हमने पानी डाला, उसमें हमने फिशेस डाली और वो जो पॉन्ड मैनेजमेंट है वो उसमें करने की ज़रूरत नहीं, आगे वो खुद ब खुद अच्छे सब कुछ अच्छे आसानी से होगा. ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमें उस पॉन्ड को पूरे टाइम मैनेज करना होता है, उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो अब ये जो मैनेजमेंट होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. और एक चीज़ और यहाँ आती है कि अगर हमको किसी भी पॉन्ड का प्रोडक्शन जो है फिशेस का, उस पॉन्ड का प्रोडक्शन जो होना चाहिए फिशेस का, अगर उसको इंक्रीज करना है प्रोडक्शन को, तो उसके लिए जो पॉइंट्स नेसेसरी होते हैं वो कौन से होते हैं उसको यहाँ नोट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट ज़रूरी होता है, आपको करेक्ट सिलेक्शन करना है फिश का. करेक्ट सिलेक्शन ऑफ फिशेस. अगर आपने सही सिलेक्शन नहीं करा फिश का, यानी कि कोई सी भी फिश ले ली और वो जो फिश है वो सरवाइव नहीं कर सकती फ्रेश वाटर में या फिर पॉन्ड में, तो भी आपका प्रोडक्शन बिगड़ जाएगा. क्योंकि हर तरह की जो फिशेस होती है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है और उसका बेसिक हैबिटेट होता है. कुछ फिशेस ऐसी होती है जो कि मराइन होती है, कुछ फिशेस ऐसी होती है जो कि फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है. तो आपको करेक्ट सिलेक्शन करना होगा फिश का. दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहता है कि आपको इरेडिकेशन करना होगा वीड्स का. इरेडिकेशन ऑफ वीड्स क्या मतलब होता है? इरेडिकेशन ऑफ वीड्स ऐसी कहना चाहिए पेड़ पौधे जो कि पानी में आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं फिश के लिए पॉइजनस साबित हो सकते हैं, और जो पानी है उसमें से ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है उसको भी डिक्रीज कर देते हैं, फिश को भी मार देते हैं. तो इस तरह की जो वीड्स होती है, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, उनका इरेडिकेशन, उनका रिमूवल करना ज़रूरी है अगर आप पॉन्ड का मैनेजमेंट कर रहे हैं. तो साथ में जो फिश की एनिमीज हो सकते हैं उन्हें भी आपको यहाँ से इरेडिकेट करना है, हटा देना है, पूरी तरह से जड़ से हटा देना है. यानी कि कुछ ऐसे स्पीशीज होती है या कुछ बड़ी मछलियाँ जिनको आप नहीं करना चाहते हैं, रियर नहीं करना चाहते, आप सिर्फ छोटी मछली को करना चाहते हैं, तो आपको वो वाले एनिमीज सारे फिशेस के जो दुश्मन हो सकते हैं उनको वहां से हटाना होगा. दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि अगर हम लोग पॉन्ड का मैनेजमेंट कर रहे हैं और हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है फिश का, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पहला पॉइंट हमने देखा करेक्ट सिलेक्शन ऑफ फिश. दूसरा हमने देखा इरेडिकेशन ऑफ वीड्स एंड एनिमीज ऑफ फिशेस. थर्ड पॉइंट हमारे पास आ रहा है फर्टिलाइजेशन. क्योंकि आपको यहाँ पर फिश को असिस्ट करना पड़ेगा जिससे कि उसका फर्टिलाइजेशन इजीली हो पाए. फर्टिलाइजेशन अगर फिशेस में इजीली होगा तो ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म होंगे, और ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स फॉर्म होंगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा. दूसरा पॉइंट यहाँ पर है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाना. तो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग यानी अगेन सेम पॉइंट है, हम लोग इंड्यूस ब्रीडिंग करवा सकते हैं फिशेस के अंदर. उनको इंजेक्शन ऐसे दे सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करे, ज़्यादा से ज़्यादा उनमें मैच्योरिटी आए. तो उस तरह से भी क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा फिशेस का, हम पॉन्ड मैनेजमेंट के अंदर भी कौन सा टॉपिक दिख रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ फिशेस, तो वो इंक्रीज हो जाएगा. तो ये सारे जो 4 पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है जिससे कि हम प्रोडक्शन ऑफ फिशेस को बढ़ा सकते हैं. अब बात आती है जो पॉन्ड मैनेजमेंट होता है, इसमें से अगर आपको मैनेजमेंट करना ही है फिश, मतलब ये जो पॉन्ड है इसका, तो उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि आपका जो फिश कल्चर का मेथड है वो सही होना चाहिए. दूसरी बात, ये जो मैनेजमेंट होता है वो 3 टाइप्स का होता है. पहला मैनेजमेंट कहलाता है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट. प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट पहला वाला मैनेजमेंट है प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट. दूसरा मैनेजमेंट कहलाता है स्टॉकिंग मैनेजमेंट. और थर्ड मैनेजमेंट कहलाता है पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट. और अभी जो हम लोग पॉन्ड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं वो बेसिकली जो स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट होता है वही पढ़ रहे हैं हम लोग. एक होता है रियरिंग पॉन्ड मैनेजमेंट और एक होता है स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट. तो रियरिंग वाले के लिए हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना ले, या फिर मैं इसी वीडियो सेगमेंट में ही आगे आके डिस्कस कर दूंगी, तो ये वाली चीज़ें यहाँ कंप्लीट हो जाएगी. तो ये तो 3 तरह के मैनेजमेंट हो गई. तो ये सारा जो पोर्शन था ये पॉन्ड मैनेजमेंट के आपको इंट्रो में नोट करना था. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के साथ.
So now we are starting with the first management type, that is pre-stocking management of ponds. एक बात यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर आपको ये सारे जो टेक्स्ट है वो क्लियरली नहीं नज़र आ रहा है तो स्क्रीन पर सेटिंग करके आपको एक आइकन दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे, क्वालिटी दिखेगी, क्वालिटी में जाएंगे। हो सकता है आपके फ़ोन में वो 144p या फिर 240p के ऊपर नज़र आ रहा हो, उसको 480 720p तक आप अगर लेकर जाएंगे तो ये आपकी जो क्वालिटी वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग फ्राई एंड फिंगरलिंग्स into the pond, it has to be prepared for culture as below. फिंगरलिंग्स और फ्राई की टर्मिनोलॉजी पहले समझिए। फिश के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फ्राई कहा जाता है, और जब फ्राई थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो उनको फिंगरलिंग्स कहा जाता है। तो यहाँ पर फ्राई वो जो फ्राई हम लोग करते खाने पीने की चीज़ों को, उनको फ्राई वाला नहीं कहना है हमको। ये फ्राई फिश के बच्चे हैं, तो वो आपको अभी से टर्मिनोलॉजी क्लियर करना है। फिंगर लिंग का मतलब यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि ये भी फिश की ऑफस्प्रिंग्स में से ही उसके यंग वंस जो होते हैं उसकी ही बात हो रही है। तो फ्राई एंड फिंगरलिंग्स जो होते हैं, जब आप उनको पहली बार किसी पॉन्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, पॉन्ड का पानी कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है, विदाउट सॉल्ट कंटेंट होता है। तो जब भी आप किसी पॉन्ड के अंदर फ्राई को और फिंगरलिंग्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो, उससे पहले ज़रूरी होता है कि इस पॉन्ड को आप क्या कर दो, अच्छे से कल्चर करने के लायक बना दो। मतलब इसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट पहले ही हो चुका होना चाहिए, जब जाके हम इन बच्चों को इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये पहली स्टेप हो गई जो हमें पता होनी चाहिए। अब इसमें भी फर्स्ट क्या है, पॉन्ड मैनेजमेंट में ड्राइंग द पॉन्ड। हम प्री स्टॉकिंग पढ़ रहे हैं, स्टॉकिंग से पहले का, और एक होगा स्टॉकिंग और एक होगा स्टॉकिंग के बाद का, जिसको हम पोस्ट स्टॉकिंग कहते हैं। तो हम प्री स्टॉकिंग देख रहे हैं। सबसे पहले आप जब किसी पॉन्ड को बनाओगे तो आप उसको पूरी तरीके से ड्राई करोगे। ड्राई जनरली कैसे करते हैं, सनलाइट के अंदर। तेज सनलाइट उस पॉन्ड के ऊपर पड़ेगी, अभी उसमें पानी नहीं है ना, बिल्कुल सूखा पॉन्ड है, उसको पूरी तरह से सुखा देंगे। वो पूरी तरह से बिना किसी मॉइस्चर का हो जाएगा, और जो यूवी लाइट्स यूवी रेज होती है, यूवी रेज जो होती है सनलाइट की, वो उस पर पड़ेगी, वो उसको पूरी तरीके से बैक्टीरिया से क्लीन कर देगी और साफ बना देगी। तो जो इफ पॉसिबल जो पॉन्ड रहता है उसको कंप्लीटली ड्रेन करना होगा पानी से, बिल्कुल पानी हटा देंगे वहां से, उसको सन के अंदर ड्राई करेंगे। इससे क्या होगा, जब वो सन से ड्राई होगा, दिस इन्फ्लुएंसेस द फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पॉन्ड बाय इम्प्रूविंग फर्टिलिटी। अब जब यहाँ से पानी आपने हटा दिया और जब ये सनलाइट इस पर पड़ रही है, तो इससे क्या होगा, ये जो पॉन्ड के अंदर रहने वाली जो मिट्टी है, कुछ मिट्टी भी होती है पॉन्ड के अंदर, तो लास्ट में जो मिट्टी है वहाँ पर प्रेजेंट, उस मिट्टी को अगर हम देखेंगे तो उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और वहाँ जो फर्टिलिटी होगी वो भी इम्प्रूव हो जाएगी उस सॉइल के लिए। दूसरा पॉइंट, फिश पैरासाइट, देयर लार्वे एंड डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर किल्ड। और ऐसी कंडीशन में जब आपने पहले पूरा पानी हटा दिया, सनलाइट से आपने पूरी तरह से इसको सुखाया है, तो इससे क्या एक फ़ायदा और होगा, ये फ़ायदा ये होगा कि जो फिश के पैरासाइट होते हैं, यानी फिश पर जो नए ऑर्गेनिज्म आके रहने लग जाते हैं और उसके बॉडी पे से उसका ब्लड सक करते हैं, उसके खाने को खाने की कोशिश करते हैं, पैरासिटिज्म आप सब जानते होंगे, तो फिश के पैरासाइट वहाँ से मर जाते हैं। अब उन पैरासाइट के जो लार्वे होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी वहाँ से मर जाते हैं। और जो कहना चाहिए डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि फिशेस को बीमारियां पैदा कर सकते हैं फिशेस के अंदर, वो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाते हैं अगर हम इस तरह से पॉन्ड को ड्राई करते हैं। जो पॉन्ड रहता है कैन ऑल्सो बी मेड डीपर। अगर आप चाहो तो पॉन्ड को बहुत ज़्यादा डीपर भी बना सकते हो या थोड़ा छोटा भी बना सकते हो, गहरा आप बना सकते हो या फिर कम गहरा बना सकते हो, वो आपके हाथों में। एंड इफ इट हैज़ बिकम शैलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्लिट, तो क्या होता है कि ज़्यादा अच्छा क्या माना जाता है कि अगर आप ज़्यादा गहरा बनाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उसके ऊपर स्लिट इकट्ठी होने लगती है, धीरे धीरे उस पर मटेरियल इकट्ठा होता जाता है, आप जानते होंगे एल्गी जमा होने लगती है, इस तरह से क्या होता है, तो पॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाता है। तो बजाय कि हम डायरेक्टली छोटा बनाएं और उसके ऊपर स्लिट जमा हो फिर वो और छोटा हो जाए, इससे अच्छा है कि हम थोड़ा पहले से ही बड़ा बना ले और उसमें भले ही स्लिट्स आ जाएंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट था ड्राइंग दी पॉन्ड, जो कि सनलाइट में होता है। पॉइंट है यहाँ पर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स। हमें जो कहना चाहिए अनवांटेड प्लांट्स है जिसे हम ग्रो नहीं करना चाहते हैं, उन प्लांट्स का या तो पूरी तरीके से वहां से सफाया करना होगा, इरेडिकेशन करना होगा। अगर हम वो नहीं कर सकते तो उनका कंट्रोल भी करना जरूरी है कि वो फिर से वहां पर ग्रो नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल ये पॉन्ड है, यहाँ पर क्या होता है, ये नए नए अजीब अजीब से प्लांट्स उग जाते हैं जिसको आपने नहीं उगाया, वो खुद से उग गए और आप ना ही उन्हें उगाना चाहते थे वहां पर। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, बेसिकली ये वहाँ की जो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि पानी में भी कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का होता है, अगर पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिशेज वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ब्रीदिंग नहीं कर पाएगी, तो
वो जो पानी की ऑक्सीजन होती है ये प्लांट्स खुद के अंदर ले लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन ले ली इन्होंने। साथ में कुछ ऐसी वीड्स भी होती हैं, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स भी होते हैं जो कि पॉइजनस सब्सटेंसेस पानी के अंदर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो फिशेस होती है जब उन पॉइजनस सब्सटेंसेस को खा लेती है या फिर उनमें वो किसी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो अनवांटेड प्लांट्स है इनका यहाँ से इरेडिकेशन करना होगा, इनका रिमूवल करना होगा। तो एक बेसिक सा पॉइंट था जो हमने यहाँ पर देखा। अब क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं ग्रोइंग इन दी पॉन्ड आर अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल फॉर फिश कल्चर एज दे रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अगर ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स जो कि पानी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि अनडिजायरेबल है, आप उन्हें नहीं ग्रो करना चाहते और वो फिशेस के लिए अगर हार्मफुल है, तो वो क्या करते हैं, वो फिशेस को मार देते हैं, फिश के लिए ऑक्सीजन छीन लेते हैं। तो इसकी वजह से जो फिश की प्रोडक्टिविटी होती है, फिश का प्रोडक्शन होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। एक्वेटिक वीड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब हम पहले देख लेते हैं कि एक्वेटिक वीड्स कितनी तरह की हो सकती है जो कि हम लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है, फिशेस के लिए हार्मफुल हो सकती है। पहली वीड होती है फ्री फ्लोटिंग वीड्स। ऐसी वीड्स जो कि पानी के सरफेस के ऊपर फ्रीली फ्लोट करती है। जो लीव्स होती हैं इन वीड्स की, वो फ्लोट फ्रीली ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। पानी की जो सतह होती है उसके ऊपर इनकी लीव्स फ्लोट करती हुई पाई जाती है और इनकी जो रूट्स होती है हैंग इनसाइड वाटर, वो पानी के अंदर लटकी हुई होती है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉन्ड का ऊपर का सरफेस है, ये पॉन्ड पूरा है, ये पॉन्ड का ऊपर का सरफेस है जो हमने ऊपर बनाया। यहाँ इस प्लांट की लीव्स रहती हैं, यहाँ लीव्स बनाई हमने, ये लीव्स है पूरी, और इन लीव्स की जो रूट्स होती है वो पानी में इस तरह से फ्लोटिंग वे में ही होती है। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। दे आर अबंडेंटली फाउंड इन विंड प्रोटेक्टेड पॉन्ड्स। ऐसे पॉन्ड्स जहाँ पर विंड प्रोटेक्टेड होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये बहुत हार्मफुल भी होती है। इस तरह की फ्री फ्लोटिंग वीड्स कौन कौन सी हो सकती है, वाटर हाइसिंथ हो सकता है, पिस्टिया हो सकता है, लेमना हो सकता है, अजोला हो सकता है, वुल्फिया हो सकता है। वाटर हाइसिंथ तो बॉटनी के अंदर जो होता है उस पर एक्सपेरिमेंट भी होते हैं, तो ये उसके पूरे डायग्राम यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप की वीड्स होती हैं इमरजेंट वीड्स। Emergent weeds, these are rooted in the bottom but the leaves float on the surface and the flowers rise above the water level. Example lotus। पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन ये पॉन्ड है, ये आपका वाटर सरफेस हम यहाँ पर बना देते हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो कहना चाहिए वीड्स होती है, इमरजेंट वीड्स जिनका नाम होता है, ये रूटेड रहती है बॉटम में, यानी कि इनकी रूट्स एकदम बॉटम तक पहुंच रही है, यहाँ तक बिल्कुल बॉटम है। अभी ऊपर वाले में हमने बॉटम तक नहीं बनाई थी रूट्स, अब एकदम बॉटम तक हम लोग आ गए। और जो इसकी लीव्स होती है, ये प्लांट ऊपर तक जाएगा, इसकी जो लीव्स होती है वो सरफेस तक आती है। तो लीव्स तो सरफेस तक आ गई है और रूट्स कहाँ पर है, बॉटम तक है। और इनके फ्लावर्स भी बनते हैं, इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वो भी अगेन सरफेस के ऊपर ही फॉर्म होते हैं। और ऐसे के लिए आपका बेस्ट एग्जांपल है लोटस, जिसको हम कमल का फूल कहते हैं। तो ये जो रहता है कमल, या फिर उसका दूसरा नाम होता है लोटस, वो कुछ इसी तरह दिखाई देता है। हमने हमेशा बचपन से डायग्राम देखा कि पानी के ऊपर हम लोग लोटस बनाते, कुछ इस तरह से बनाया जाता है लोटस। तो लोटस जो होता है वो एक तरह का वीड होता है जो कि कभी कभी फिशेस के लिए हार्मफुल भी साबित हो सकता है, लेकिन इसकी रूट्स कहाँ रहती है, एकदम बॉटम में जाकर रहती है। तो एक डायग्राम था, एग्जाम्पल पूरे देखेंगे। लोटस, निम्फिया, वाटर लिली, निलम्बियम या फिर निम्फॉइड्स। तो ये होते हैं इमरजेंट वीड्स। एक थे फ्री फ्लोटिंग वीड्स और दूसरे हैं इमरजेंट वीड्स। थर्ड होती है सबमर्ज्ड वीड्स। इसके बारे में देखते हैं। ये जो वीड्स होती हैं, दीज वीड्स रिमेन अंडर दी वाटर एंड मे और मे नॉट बी रूटेड एट दी बॉटम। ये जो वीड्स रहती हैं, फॉर एग्जांपल अगेन यहाँ पर पॉन्ड का डायग्राम बनाते हैं। अब ये जो वीड्स होती है ये कैसी होती है, ये पानी की सतह तक इनकी लीव्स नहीं पहुँच पाती है, ये अंदर ही ग्रो करती है, दिखाई नहीं देगी बाहर से कि अंदर ग्रो कर रही है। तो सरफेस मान लीजिए यहाँ तक है, लेकिन ग्रो ही अंदर कर रही है। अब इनकी जो रूट्स होती है या तो वो बॉटम से अटैच्ड ना हो, और कभी कभी ये बॉटम से अटैच्ड भी हो सकती है। तो अलग अलग तरह से हो सकती है, कभी बॉटम से अरेंज हो सकती है और कभी बॉटम से रूटेड नहीं भी हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर क्या था, ये सरफेस तक नहीं आ पाती है, ये सरफेस के नीचे ही पाई जाती है। तो ये पॉइंट याद रखने का था। एग्जाम्पल हाइड्रीला, नाजाज, वेलिसनेरिया, ये होती है सबमर्ज्ड वीड्स, यानी आधी डूबी हुई वीड्स हम कह सकते हैं। इमरजेंट वीड्स यानी बाहर आती हुई वीड्स, फ्री फ्लोटिंग वीड्स यानी फ्लोट करती हुई वीड्स। तो ये सारी वीड्स के हमने टर्मिनोलॉजी देखी। नेक्स्ट देख लेते हैं।
सो सबमर्ज्ड वीड्स के दूसरे एग्जाम्पल्स है पोटामोगेटन, सीरोटोफाइलम, यूट्रिकुलेरिया। मार्जिनल वीड्स के बारे में देखते हैं। ऐसी वीड्स दीज ग्रो अलोंग दी शैलो शोर एंड आर रूटेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉन्ड बनाया गया है, पॉन्ड यहाँ पर है, इस पॉन्ड के आसपास कोई शोर होगा जो जिसके ऊपर कह सकते हैं जैसे एक बीच होता है, बीच हमें पता है क्या होता है, उसी तरह से पॉन्ड के आसपास शोर है। उस शोर के ऊपर यानी किनारे के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर वीड्स उग रही है। तो किनारे के ऊपर अगर वीड्स आ जाती हैं तो ऐसी वीड्स को मार्जिनल वीड्स कहते हैं। ये रूटेड हो सकती है या तो पानी के अंदर या फिर शोर के ऊपर, कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल है टाइफा, इपोमिया और सेजिटेरिया। टाइफा की स्पेलिंग है TYPHA, इपोमिया IPOMEA, सेजिटेरिया SAGITTARIA। तो ये सारे नाम हो गए। लास्ट हमारे पास और है वीड्स के बारे में। सेवरल स्पीशीज जो होती है फिलामेंटस एल्गी की फॉर्म थिक मैट्स और स्कम्स ऑन दी वाटर और लाई स्कैटर्ड। दीज आर स्पाइरोगायरा, ऑसिलेटोरिया, एनाबियाना एंड माइक्रोसिस्टिस। कुछ ऐसी फिलामेंटस एल्गी होती है, सिंपली हम बोले तो कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जो कि वीड्स की तरह एक्ट करती है और थिक मैट्स, एक तरह से जैसे ये पानी की सतह है तो पूरी तरह से ग्रीन ग्रीन नजर आती है कभी कभी वो सतह, क्योंकि वो एल्गी वहाँ पर पूरी तरह से फैल चुकी होती है। और कभी कभी वो फैली नहीं भी होती तो कहीं दूर दूर फैली हुई दिखती है स्कैटर्ड फॉर्म में। इनके एग्जांपल्स होते हैं स्पाइरोगायरा, ऑसिलेटोरिया और एनाबियाना और माइक्रोसिस्टिस। तो ये जो एल्गी होती है कई हद तक वो भी वीड्स की तरह ही एक्ट करती है। वो ऑक्सीजन पानी की पूरी तरह से ले लेती है और कभी कभी इतनी टॉक्सिक होती है कि फिश की डेथ भी कॉज कर सकती है, देयरफॉर प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती है। एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं इन लिमिटेड क्वांटिटी आर यूजफुल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द इकोलॉजी ऑफ द पॉन्ड एज दे फॉर्म नेचुरल फूड फॉर मेनी हर्बीवोरस फिशेस। ये जो एक्वेटिक प्लांट्स कहना चाहिए जो पानी में वीड्स की तरह रहते हैं या फिर जिन्हें आप ग्रो कर रहे हैं, ऐसे वाले एक्वेटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं। अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में रहेंगे, कम क्वांटिटी में पानी में रहेंगे तो ये यूजफुल भी रह सकते हैं फिश के लिए। कैसे कि वो जो इकोलॉजी है पॉन्ड की उसको वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि फिशेस कहीं ना कहीं उसको खाकर अपना पेट भर सकती है। दूसरा, फिशेस को अपने एग्स को अगर कहीं पर ले करना है तो उन झाड़ियों के अंदर उसको प्रोटेक्टेड वे में ले कर सकती है। इस तरह से वो नेचुरल फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बीवोरस फिशेस के लिए। जो फिशेस कार्निवोरस नहीं होती, पेड़ पौधे खाती है, उन फिशेस के लिए भी ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं। तो ये वाली चीजें यहाँ पर आ जाती है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर वो एक्वेटिक प्लांट्स अगर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो यूजफुल हो गए, और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे और वो पूरी तरह से वीड ही कहलाएंगे। अब दूसरा इनका काम होता है ये पानी को ऑक्सीजनेट भी करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि पूरी ऑक्सीजन वो खींच के ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अगर वो अपना खुद का कहना चाहिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे सिर्फ तभी वो कहना चाहिए उसको लेंगे, और एक टाइम पर वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस भी करेंगे। ये बात हम सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, लेकिन कुछ हद तक प्लांट्स को भी ऑक्सीजन लगती है। तो बस वही चीज़ है कि अगर ये प्लांट्स कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे तो वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करेंगे, पॉन्ड को फर्टिलाइज भी करेंगे। अगर पॉन्ड डिके होने लगेगा वहाँ पर टर्बिडिटी को रिड्यूस करेंगे। टर्बिडिटी पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं, नोट्स हैं उसके ऊपर। एंड दे आर यूज्ड एज शेल्टर बाय सम फिश एंड फॉर्म स्पॉनिंग बेड्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है अगर ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, नॉर्मल क्वांटिटी में, तो इसका एक फ़ायदा और ये हो रहा है कि जो फिशेस है उनको ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, यानी फिश उनके अंदर अपना घर बना के रह सकती है और स्पॉनिंग कर सकती है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर इनकी एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्वान्टिटी में, तो क्या होगा, वीड्स जो होगी वो हार्मफुल हो जाएगी फिश के लिए, क्योंकि फिशेस के मूवमेंट ईजिली नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए कि ये बहुत सारे यहाँ पर वीड्स बन गए हैं पॉन्ड के अंदर, हर जगह वीड्स ही वीड्स है, और फिश को यहाँ से मूव करके जाना है, तो ये फिश यहाँ पर मूवमेंट शो ही नहीं कर पाएगी, लोकोमोशन शो ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाएगा रास्ता उसके लिए। बीच में इतनी कहना चाहिए रुकावटें आएंगी जिससे कि फिश इजीली मूव नहीं कर पाएगी। और एक प्रॉब्लम और होगी यहाँ पर, ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती ही चली जाएगी, ऑक्सीजन कम होती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और ऑक्सीजन घटेगी। फिर क्या होगा, दे कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स ऑफ द पॉन्ड्स, क्योंकि अब ये प्लांट्स अगर वहाँ पर उगे हुए हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, तो ये प्लांट्स भी कई हद तक क्या करेंगे, जो पानी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं, पॉन्ड के अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और रख लेंगे, जिससे वो न्यूट्रिएंट्स फिश को नहीं मिल पाएंगे। ऑब्स्ट्रक्ट नेटिंग ऑफ फिश, मान लीजिए आपको बाद में
फिश को पकड़ने के लिए नेट लगाना है, तो इन कहना चाहिए प्लांट्स की वजह से आप फिश को पकड़ भी इजीली नहीं पाओगे। एंड कॉज स्लेटिंग होना चाहिए यहाँ पर, सिल्टिंग ऑफ द पॉन्ड, और इससे पॉन्ड के अंदर स्लेटिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी पानी के जो पॉन्ड का लेवल था बड़ा कितना गहरा था वो भी थोड़ा हद तक कम हो जाएगा। अब बात आती है कि हम फिर इन वीड्स को कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। तो कंट्रोल ऑफ वीड्स के लिए अगर देखा जाए तो 3 मेथड्स होती है, 3 तरह की मेथड होती है, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। मैकेनिकल में आप आपके हाथों का इस्तेमाल करके उन वीड्स को वहाँ से उखाड़ सकते हैं। केमिकल, या फिर आप ऐसे केमिकल पॉन्ड के अंदर डाल दें जिससे कि वो वीड्स खुद ब खुद मर जाए। या फिर बायोलॉजिकल, यानी आप बायो मीन्स के थ्रू, यानी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के थ्रू, या फिर कुछ ऐसी फिशेस जो कि इन वीड्स को खत्म कर दे, या कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो कि इन वीड्स के ऊपर जैसे ही आए ये वीड्स खत्म हो जाए। इन 3 तरह से आप वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इरेडिकेट कर सकते हैं पॉन्ड्स के अंदर से। जो रिमूवल होता है वीड्स का, अब वही बात जो मैंने अभी कही उसी को हम यहाँ पर नोटेड फॉर्म में देख रहे हैं कि अगर वीड्स को आपको रिमूव करना है तो या तो आप उसको हैंड पिकिंग के थ्रू हाथ से तोड़ कर निकाल दो, अपरूटिंग के थ्रू एक आपने देखा होगा इस तरह का कुछ एक अपैरेटस आता है, उससे क्या करते हैं प्लांट्स को ऐसे उखेड़ कर निकाल देते हैं, तो उसकी रूट्स भी उससे बाहर आ जाती है, इसको अपरूटिंग कहते हैं। दूसरा, या तो आप उन वीड्स को कट कर दें सीजर्स के थ्रू, तो कटिंग कर देंगे आप, उनको काट देंगे तो भी वो खत्म हो जाएंगे। तो ये जो तीनों ही चारों प्रोसेस है ये सभी कैसी है, मैनुअल लेबर इसमें लगता है, इंसान की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। ये सब मशीनों से ज़्यादा इंसान का काम है, हम इंसान उसको करेंगे तो ज़्यादा इजीली होगा, और थोड़ा बहुत मशीन से भी हो सकता है, हम लोग उस पॉइंट को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैनुअल लेबर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। अगर स्मॉल बॉडीज़ ऑफ वाटर है, छोटा मोटा पॉन्ड है अगर किसी इंसान का, तो वहाँ पर हम नॉर्मली इंसान की मदद से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा पॉन्ड हमने ले लिया, तो वहाँ तो हमको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रूटेड सबमर्ज्ड वीड्स आर रिमूव्ड बाय यूजिंग लॉग वीडर्स फिटेड विथ स्पाइक्स एंड बार्बर्ड वायर। अगर रूटेड सबमर्ज्ड वीड्स हैं, यानी कि ऐसी वीड्स जो कि सीधे सीधे जो बॉटम है वहाँ पर जाके अटैच्ड है, तो उन वीड्स की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई होंगी। अब उन वीड्स को आप कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपको लॉग वीडर्स जो होते हैं जिनके अंदर स्पाइक्स लगे होते हैं और बार्बर्ड वायर लगे होते हैं, उनकी हेल्प से उनको रिमूव करना होता है, तो ये चीज़ हो जाती है। और सेवरल कॉमन फ्लोटिंग वीड्स पाई जाती है, जैसे कि पिस्टिया हो गई, साल्विनिया हो गई, अजोला हो गई, लैमना हो गई, तो ये सारी वीड्स कॉमन फ्लोटिंग वीड्स हैं। इनको अगर रिमूव करना है तो ये तो क्या हो रहा है, नॉर्मली सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो आप इनको इजीली हटा सकते हो मैनुअल लेबर के थ्रू, इंसान की मदद के थ्रू। ड्राइड एंड बर्न फॉर इरेडिकेशन, और कभी कभी ऐसा भी किया जाता है, इनको ड्राई कर दिया जाता है, एकदम सुखा दिया जाता है, और फिर उसके बाद सूखने के बाद जब ये पूरी तरह से पहले निकाल लेते हैं, इनको सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद इनमें आग लगा दी जाती है, तो इनका पूरी तरह से वहाँ पर से सफाया हो जाता है, इरेडिकेशन हो जाता है। एंड दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग गुड कंपोस्ट मैन्योर। जब इनको अगर हम लोग थोड़ा सा डिकम्पोज होना छोड़ दें, अगर इन वीड्स को जो आपने निकाली इन वीड्स को आप डिकम्पोज होने छोड़ देंगे, तो ये बाद में मैन्योर बना लेती, खाद बना लेती है, जिससे कि अगर उन खाद को हम सॉइल के अंदर डाल देते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाती है। तो ये इसके दोनों हमने तरीके देख लिए हैं यहाँ पर। अब जो लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर होती है, बड़े पॉन्ड्स जो होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, व्हेन द वेजिटेशन इज डेंस, जब वहाँ पर बहुत गहरा कहना चाहिए वेजिटेशन होगा, बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर उगे हुए हैं, तो वहाँ पर अगर अब हमें उन वीड्स को हटाना होगा तो हमें क्या करना होगा, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा, वीडीसाइड्स का यूज़ करना होगा। वीडीसाइड क्या है, वीड्स को मारने की दवा। अगर हम बात करें कि जैसे पेस्टिसाइड, अगर हम पेस्ट को मारना चाहते हैं तो कौन सी दवाई का यूज़ होता है, पेस्टिसाइड का यूज़ होता है। इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। लार्वा किसी के मारना है तो लार्विसाइड का यूज़ किया जाता है। तो उसी तरह से वीड्स को मारने के लिए वीडीसाइड का यूज़ किया जाता है। तो वीडीसाइड और बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ेगा, जब जाके वो जो बड़ी जगह जहाँ पर बड़ा पॉन्ड है, जहाँ पर बहुत सारे वीड्स उग गए, बहुत सारा वेजिटेशन हो गया, वो रिमूव हो पाएगा, तो कंट्रोलिंग वीड्स के अंदर हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो केमिकल आप यूज़ करते हैं यहाँ पर वो चीप हो सकते हैं और ईजिली अवेलेबल भी हो सकते हैं, और कई हद तक कभी कभी ये नॉन टॉक्सिक भी हो सकते हैं फिश और मैन के लिए। तो आप जो कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ हो भी सकती है, लेकिन हमें ये ढूंढना पड़ता है कि एक तो केमिकल्स, क्योंकि हमें बहुत सारे लगना है, तो बहुत सारे लगना है, तो अगर हम महंगाई के ज़माने में महंगे महंगे केमिकल्स डालेंगे और हमारा फिश प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होगा, तो सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसलिए
कहना चाहिए जो केमिकल आप यूज़ करेंगे वो चीप होना चाहिए, सस्ते होना चाहिए, अच्छे भी होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, आसानी से हमें हमेशा मिलते रहे, ऐसे होना चाहिए, और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा केमिकल डाल दिया पानी में जिससे कि जो फिश है वो भी मर जाएगी, और जब उस फिश को अगर मान लीजिए वो फिश नहीं मरती और कोई ह्यूमन उसको कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, तो वो इंसान मर जाए। ऐसे केमिकल हमें उस पानी में नहीं जाने देना है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं, तो कुछ लोगों के अंदर कैंसर की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ फिशेस के अंदर वो बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है और धीरे धीरे वो कैंसर आगे बढ़ता चले जाता है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि केमिकल्स को हमें प्रॉपर वे में यूज़ करना है। सबसे अच्छा वे तो देखिए अगर देखा जाए तो मैनुअली होता है, अगर हम लोग जिसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, या फिर बायोलॉजिकल होता है, तो ये दो मेथड्स अच्छी होती है। बाकी केमिकल में थोड़े रिस्क रहते हैं, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट, इट शुड नॉट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द पॉन्ड। ऐसा भी केमिकल नहीं होना चाहिए कि जो पॉन्ड की फर्टिलिटी है वही खराब हो जाए। पॉन्ड में जो किसी चीज़ को उगाने की क्षमता है, किसी चीज़ को कहना चाहिए आगे बढ़ाने की क्षमता है, वही वहाँ पर खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट पोल्यूट वाटर, और पानी को पोल्यूट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा केमिकल डाला जिससे कि वीड्स भी मर गए, मछलियाँ भी मर गई, और पानी भी पूरी तरीके से पोल्यूटेड हो गया, यानी पानी में पूरी तरह से प्रदूषित हो गया पानी, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो ये प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए हमें बहुत कहना चाहिए ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत। जो वीड्स है उनको मारने के लिए जो वीड्स किया जाता है उसके नाम आप लोगों को नोट करना जरूरी है, कॉपीज में नोट करिएगा। 2,4-D, या फिर इसका पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में 2,4-D कहा जाता है, लेकिन अगर हम लोग फुल फॉर्म कोई पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दूसरी बात, इसको दूसरे ऑल्सो नोन एज, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है टेफिसाइड, TAFICIDE, हेक्सामर और फेरनॉक्सोन हो सकता है। दूसरे जो केमिकल्स इसके अलावा हो सकते हैं वो हो गए, मैं इसको थोड़ा पहले क्लियर करती हूँ। दूसरे केमिकल्स हो गए क्लोरोजोन, फिर उसके बाद साइमाजीन, मिथोजेन, एग्रोजेन, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनाइड, डायूरोन एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सारे जो केमिकल्स हैं वो सभी क्या करते हैं, इरेडिकेशन ऑफ वीट में हेल्प करते हैं, इस वीट को जड़ से उखाड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख। अब क्या होता है, कुछ कुछ फिलामेंटस एल्गी भी रहती है पानी के अंदर वीट की तरह, जैसे कि स्पाइरोगायरा हो गई, पाइथोफोरा हो गई। ये बहुत ज़्यादा थिक मैट बना लेती हैं और पानी में फैल जाती है, और बहुत तेज़ी से फैलती है। एनाबियाना हो गई, माइक्रोसिस्टिस हो गई, ऑसिलेटोरिया हो गई, ये सभी बहुत तेज़ी से क्या करती है, पूरे पॉन्ड में फैल जाती है। जब ये पूरी तरह से पॉन्ड में फैल जाती है तो इस तरह की चीज़ को कहा जाता है अल्गल ब्लूम, यानी पानी में अल्गल ब्लूम आ गया। आपने 12th क्लास में अगर जिन बच्चों का CBSE रहता है तो उन्होंने फर्स्ट जो चैप्टर रहता है उन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में, तो उसमें एल्गल ब्लूम को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो बताया गया है 12th क्लास की बुक में। तो एल्गल ब्लूम आ जाता है पानी में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है फिशेस को। फिशेस उससे मर भी जाती है, उनके जो गिल्स होते हैं जो जिससे वो सांस लेती है, उनके ब्रीदिंग स्ट्रक्चर्स वो चोक हो जाते हैं, पूरी तरह से पैक हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और फिशेस वहाँ पर रॉटिंग मतलब एक तरह से वो सड़कर मर जाती हैं। बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर किसी पॉन्ड में अल्गल ब्लूम आ गया तो। और ये जो ट्रीटमेंट होता है मतलब अल्गल ब्लूम का, उसको करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो कंट्रोल हो जाए। तो जो केमिकल्स है विच कैन बी सक्सेसफुली यूज टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप ऑफ वीड्स आर गिवन बिलो। अब मैं आपको कुछ केमिकल्स का एक टेबल शो कर देती हूँ जो कि सक्सेसफुली हम जिससे कि वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब पहले हम लोग टेबल देख लेते हैं। पहले हमारे पास जो टेबल है उसमें सीरियल नंबर है, दूसरे में वीडी साइड आएगा, फिर आएगी वीड्स किल्ड, और लास्ट में है डोसेज। तो डोसेज के ऊपर थोड़ा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ वीडीसाइड, वीडस्किल्ड और डोसेज देखते हैं। सबसे पहले 2,4-D नाम की जो वीडीसाइड होता है, जो केमिकल होता है, उससे आप कौन कौन सी वीड्स को मार सकते हैं। सबसे पहले वाटर हाइसिंथ को, इकॉर्निया को, लेमना को, पिस्टिया को और अजोला को। कितना देना होगा आपको, 4.5 से 6.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, किलोग्राम पर HA लिखा है। ठीक है, आपको अगर विजिबल नहीं होगा तो मैंने उसको बता दिया। एक चीज़ और, जो स्टूडेंट्स आगे जाकर ऐसे
अपने करियर को अगर पॉन्ड बनाने के अंदर, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट भी सब्सिडी बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है इस करियर में। अगर किसी इंसान का बहुत अच्छा चल जाता है एक बार ये बिजनेस, तो अगर आप चाहें तो ये वाली जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे जाके ये बहुत यूजफुल होगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जो सेकंड वीडी साइड होता है, टेफी साइड 80 जिसको लिखा है 2,4-D सोडियम सॉल्ट इसका पूरा नाम है। तो ये जो कहना चाहिए वीडी साइड है वो कौन सी वीड्स को मार सकता है? पिस्टिया को, लेमना को, टाइफा को, कोलोकैसिया को जो कि एक तरह का मार्जिनल वीड होता है, निलंबो को और निम्फोइड्स को। इसको आपको यूज कितना करना है? डोसेज देना है 1 से लेकर 1.5% सॉल्यूशन इन कॉम्बिनेशन विथ 0.25% सॉल्यूशन ऑफ सर्फ। ये वाली चीज यहाँ पर आ जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वीडीसाइड सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड जो वीड्स को मार सकता है वो होगी लेमना और होगी पिस्टिया। इसके लिए आपको 1% सॉल्यूशन तैयार करना होगा जिससे कि वो वीड्स वहां पर मर जाएंगी। दूसरा देखते हैं, कॉपर सल्फेट अलोन और अमोनियम सल्फेट। या तो कॉपर सल्फेट ले लिया जाए या फिर अमोनियम सॉल्ट ले लिया जाए। सबमर्ज्ड वीड्स मारी जाएंगी इससे। हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया, पोटामोगेटन, नाजा, सिरेटोफाइलम, अल्गल ब्लूम 175 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सिमाजिन ये अल्गल ब्लूम को हटाने के लिए यूजफुल होता है। 0.5 से 1.0 ppm यूज करना है। डाईयूरोन अल्गल ब्लूम के लिए यूज होता है 0.1 से 0.3 ppm। सुपर फॉस्फेट जिसको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहा जाता है, ये सबमर्ज्ड वीड्स के लिए यूज होता है। नाजास, पोटामोगेटन, कारा 500 ppm। क्लोरोजोन फ्लोटिंग वीड्स के लिए यूज होता है 3.5 किलोग्राम इन 500 लीटर्स ऑफ वाटर। तो ये सभी हमने सबसे पहले जो केमिकल है वो देखे, केमिकल के बाद वीड का कॉलम देखा, वीड के कॉलम के बाद उनका डोसेज देखा। अब बात आती है बायोलॉजिकल वे की। अभी हमने केमिकल देखा, बायोलॉजिकल देख लेते हैं। बहुत सारी वीड्स को रिमूव करने के लिए आप एक तरह का सुटेबल हर्बीवोरस स्पीशीज ऑफ फिश ला के वहाँ पर डाल देंगे तो भी हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो अच्छी वाली फिशेज जो कि इन वीड्स को फटाफट खाकर खत्म कर दे वो भी आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा कुछ ऐसी यूजफुल स्पीशीज जो कि ग्रास कार्प हो सकती है, कॉमन कार्प हो सकती है, टिलापिया हो सकती है और गौरामी हो सकती है। तो ये जो मछलियां होती है ये वीड्स को खत्म कर देती है बहुत जल्दी से। तो इन फिशेज का यूज करना अच्छा माना जाता है। ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, टिलापिया और गौरामी। जो ग्रास कार्प होती है और टीनोफेरिंगोडोन होती है और आइडेला होती है, ये यूजफुल स्पीशीज होती है। ये सबमर्ज्ड वीड्स को खा लेती है जैसे कि हाइड्रीला, नाजा, सेरेटोफाइलम, वेलिस्नेरिया और पोटामोगेटन। अब जो एडवांस्ड फ्राई और फिंगरलिंग्स होते हैं, यानी फ्राई और फिंगरलिंग्स हमें पता है क्या होते हैं। तो जो एडवांस्ड तरह के फ्राई और फिंगरलिंग्स होते हैं ग्रास कार्प के, तो वो वुल्फिया को, लेमना को, अजोला को और साल्विनिया को खा लेते हैं। कॉमन कार्प जो होती है और सिप्रीनस कार्पियो जो होते हैं ये भी वीड्स को चेक करने में, वीड्स को हटाने में बहुत यूजफुल होती है। फिशेस के अलावा भी हम कुछ एनिमल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे डक का, जो बतख होती है उनका यूज़ किया जा सकता है। वो भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करती हैं वीड्स का। जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं इनकी बात की जाए तो ये हैवी ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड एल्गी को मतलब कहते हैं कॉज कर देते हैं। अगर हम बहुत सारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को पानी के अंदर डालेंगे तो उससे बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो कर जाते हैं और एल्गी ग्रो कर जाती है, विच कवर द सबमर्ज्ड वीड्स। उससे क्या होगा, जो अंदर डूबी हुई वीड्स हैं वो कवर हो जाएंगी, और जब वो कवर हो जाएंगी तो उनको सांस आने को नहीं मिलेगी, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा, वो मर जाएंगी और डिकम्पोज होने लग जाएंगी। तो कभी कभी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऊपर डालने से फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी भी यूजफुल हमारे लिए हो सकती है। हालांकि एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स भी वीडे पर हो सकता है, हम उनको इजीली रिमूव कर लें तो वैसे भी रिमूव कर सकते हैं, हो सकता है कि बात नहीं, हो ही जाएगा वो काम। तो इसका यूज करके हम नीचे दबी हुई वीड्स को किल कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें केमिकल और मैनुअल मेथड्स का तो वो सुटेबल और इकोनॉमिकल हो सकता है, जिससे कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स जो है, वीड्स जो है, उनकी ग्रोथ को आप रिड्यूस कर। उसी तरह से बायोलॉजिकल मेथड जो है उसमें फिश और जो डक है वो प्रोबेबली बेस्ट मेथड होती है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ हमने देखी। थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा प्रिपरेशन ऑफ द नर्सरी पॉन्ड्स विच विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।